साथियों नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ मनोविज्ञान नोट्स का छठवां ऑडियो पार्ट 6। इसमें आज हम बात करेंगे अधिगम के सिद्धांतों की, जिसमें हम बात करेंगे व्यवहारवादी सिद्धांत और साथियों एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी मैं अपने नोट्स में कोई अतिरिक्त जानकारी देता हूँ तो आप कृपया उसको नोट करते जाएं ताकि आपको समझने में वो मददगार साबित हो। आइए हम बात करते हैं। साथियों आप आ जाइए 34 यानी 34 नंबर पेज पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अधिगम के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया है। पहला व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरा संज्ञानवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांतों में ईपी पावलोव के सिद्धांत आता है, बीएफ स्किनर और थॉर्नडाइक और क्लार्के हल्का। पावलोव का सिद्धांत कौन है आपका? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। बीएफ स्किनर का सिद्धांत है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का है प्रयासी एवं त्रुटि का सिद्धांत और क्लार्के हल का है पुनर्वलन का सिद्धांत। और दूसरी तरफ है संज्ञानवादी सिद्धांत, जिसे गेस्टाल्टवाद संप्रदाय भी कहते हैं, जिसके मुख्य मनोवैज्ञानिक मैक्स बर्दीमर, कोहेलर, कर्ट लेवन और कोपका। ठीक है, आइए हम नीचे देखते हैं। यहाँ लिखा है व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत। साथियों जो व्यवहारवादी सिद्धांत वाले मनोवैज्ञानिक हैं, इनके सिद्धांतों में मुख्य रूप से 4 शब्द आते हैं: पुनर्वलन, अनुक्रिया, उद्दीपक और अभिप्रेरणा। कौन कौन सी? पुनर्वलन, अनुक्रिया, उद्दीपक और अभिप्रेरणा। और वहीं संज्ञानात्मक सिद्धांत के मनोवैज्ञानिकों की बात की जाए तो वो संवेदना, बुद्धि, संज्ञान, प्रत्यक्षीकरण और समस्या शब्दों पर जोर देते हैं। और दूसरा अंतर इन सिद्धांतों में यह है कि व्यवहारवादी कहते हैं कि अधिगम यंत्रवत होता है, जबकि संज्ञानात्मक सिद्धांत वाले कहते हैं कि यंत्रवत अधिगम नहीं होता है। व्यवहारवादी कहते हैं कि अधिगम पशु एवं मानव दोनों कर सकते हैं। संज्ञानात्मक वाले कहते हैं कि अधिगम केवल मानव करता है। अगला है कि अधिगम धीरे धीरे होता है। यह कौन कहता है? व्यवहारवादी वाले कहते हैं, क्या कहते हैं? अधिगम धीरे धीरे होता है। वहीं संज्ञानात्मक वाले कहते हैं कि अधिगम अचानक होता है, यानी सूझ द्वारा। अगला बिंदु अंतर है 5वां। व्यवहारवादी कहते हैं कि अधिगम अनुबंधन का परिणाम होता है, जबकि संज्ञानात्मक वाले कहते हैं कि अधिगम समस्या समाधान की योग्यता है। छठवें में आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता है यहाँ पे। अब मित्रों यहाँ लिखा हुआ है कि अनुक्रिया और उद्दीपक। अनुक्रिया किसे कहते हैं, पहले हमको ये जानना आवश्यक है। लक्ष्य के प्रति की जाने वाली क्रिया अनुक्रिया कहलाती है। सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं? लक्ष्य। और मनोवैज्ञानिक भाषा में लक्ष्य को क्या कहते हैं? उद्दीपक। उद्दीपक क्या होता है? वह वातावरण या घटक जिसे प्राणी अनुक्रिया के द्वारा प्राप्त करना चाहता है, उद्दीपक कहलाता है। और अनुबंधन क्या होता है? अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच का जो संबंध बनता है उसे क्या कहते हैं? अनुबंधन कहते हैं। यहाँ पे देखिए आप, जब व्यक्ति अनुक्रिया करके उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है और उनके मध्य जो संबंध या बंधन बनता है उसे मनोवैज्ञानिक भाषा में अनुबंधन कहते हैं। और यही अनुबंधन क्या है? अधिगम है। अधिगम क्या है? अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य बनने वाले संबंध को व्यवहारवादियों ने अनुबंधन को अधिगम कहा है। अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य जो भी अनुबंधन होता है उसे व्यवहारवादियों ने अधिगम कहा है। जैसे यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, यदि आप किसी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, किसी नौकरी को पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो नौकरी क्या है? आप पे उद्दीपक है और पढ़ाई क्या है? आपकी अनुक्रिया। आप उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए यानी नौकरी को पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? बार बार पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी को प्राप्त करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनके मध्य जो भी संबंध या बंधन बनता है, या जो उसे क्या कहते हैं? हम मनोवैज्ञानिक भाषा में अनुबंधन कहते हैं। जो भी अनुबंधन होता है इसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अंत में फिर समझते हैं। व्यवहारवादियों के अनुसार उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जो भी बंधन या संबंध बनता है उसे हम अधिगम कहते हैं। यानी अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच जो भी अनुबंधन बनता है उसे हम अधिगम कहते हैं। साथ ही अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत में 6 नंबर के पॉइंट की, बिंदु की, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन 5 इंद्रियों दी गई हैं। तो जो संवेदना है
इंद्रियों से प्राप्त होने वाला प्रथम ज्ञान होता है उसे संवेदना कहते हैं। क्या है? इन 5 इंद्रियों से प्राप्त होने वाले ज्ञान को हम क्या कहते हैं? संवेदना कहते हैं। जो भी हमें प्रथम ज्ञान प्राप्त होता है इन इंद्रियों से, उन्हें संवेदना कहते हैं। जैसे जैसे संवेदना क्या होता है? जैसे आप रात्रि में सो रहे हैं और यदि आपके ऊपर आके कुछ गिरता है, तो जो त्वचा है, जैसे आपके मान लो ऊपर छिपकली गिरती है, तो जो त्वचा है वो आप महसूस करेगी कि क्या गिरा है ऊपर, हमारे ऊपर क्या गिरा है। वो अनुमान लगाएगी कि हो सकता है हमारे ऊपर छिपकली गिरी हुई है। वो उसकी क्या करेगी? पहचान करेगी। तो ये आपको ये ज्ञान किसके माध्यम से हुआ? त्वचा के माध्यम से हुआ है। और त्वचा क्या है? एक इंद्रिया है ना। इंद्रियां है, तो जो इंद्रियों से प्राप्त हुआ जो ज्ञान, त्वचा से प्राप्त ज्ञान हुआ है हमें, ये क्या है? संवेदना। ठीक है। संवेदना के बाद जो अगला चरण होता है वो है प्रत्यक्षीकरण। यानी हमें इसको क्या करना है? नाम देना है, इसकी पहचान करना है और इसकी व्याख्या करना है। जैसे हमने नाम दिया कि ये छिपकली है, और पहचान करना है कि ये इसका आकार कैसा होता है, आकृति कैसे होती है, और व्याख्या करनी है कि इसके काटने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो ये क्या है? प्रत्यक्षीकरण है। और साथियों, प्रत्यक्षीकरण के द्वारा जो हमारे अंदर ज्ञान होता है, जिसका हमारे अंदर निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? हम संज्ञान। मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? उसको संज्ञान कहते हैं। और संज्ञान के बाद सूझ उत्पन्न होती है। संज्ञान के बाद सूझ उत्पन्न होती है, और समस्या का समाधान सूझ के द्वारा होता है। और यही अधिगम है। संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार यही अधिगम है। संज्ञान के बाद सूझ उत्पन्न होती है, और जो समस्या का समाधान होता है वह सूझ के द्वारा होता है। समस्या का समाधान कौन करता है? सूझ करता है। तो यही क्या है? अधिगम है। आइए साथी, अब हम बात करते हैं अधिगम के नियमों की, जो थॉर्नडाइक ने दिए हैं। साथियों, आइए 36 पेज पर। थॉर्नडाइक साथियों अमेरिका के थे। एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनको पशु मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं पर अध्ययन किया था। इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं, क्योंकि सीखने के सबसे पहले नियम इन्हीं इन्हीं ने दिए हैं। इसलिए इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। साथियों, जो इन्होंने सीखने के नियम दिए हैं या जो अधिगम के नियम दिए हैं, यह इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 गौण नियम दिए हैं। ठीक है। जो सीखने के मुख्य नियम थे, या प्राथमिक नियम या प्रधान नियम भी कहते हैं इनको, यह 3 थे। कौन कौन? तत्परता का नियम, दूसरा नियम था अभ्यास का नियम, और तीसरा नियम था परिणाम का नियम। और इनका अन्य नाम है प्रभाव का नियम और संतोष का नियम। ठीक है। पहला नियम कौन सा हो गया? तत्परता का नियम। दूसरा हो गया अभ्यास का नियम। तीसरा हो गया आपका परिणाम या प्रभाव या संतोष का नियम। ठीक है। अब अभ्यास का नियम क्या होता है, इसकी बात करते हैं। साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है अनुक्रिया और उद्दीपक अभ्यास के नियम में। पहला नियम क्या है? आपका अभ्यास का नियम, जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अनुक्रिया और उद्दीपक, यानी रेस्पॉन्स, अनुक्रिया, और उद्दीपक स्टिमुलस। तो यहाँ पे है कि यदि हम अनुक्रिया उद्दीपक के प्रति जो करते हैं, अनुक्रिया उद्दीपक के मध्य बनने वाले संबंध को क्या कहते हैं? हम अनुबंधन कहते हैं। और यदि हम अभ्यास की पुनरावृत्ति करते हैं, यदि हम अनुक्रिया बार बार करते हैं, तो क्या होगा? हमारा अनुबंधन मजबूत होगा। और यदि हम अनुक्रिया कम करते हैं, अभ्यास में कमी लाते हैं, तो हमारा अनुबंधन कैसा होगा? कमज़ोर होगा। और साथियों, थॉर्नडाइक ने 1930 में इसमें संशोधन किया। इसमें संशोधन किया उन्होंने। अभ्यास के दो उपनियम दिए। पहला दिया उपयोग का नियम, और दूसरा दिया अनुपयोग का नियम। साथियों, 1930 में थॉर्नडाइक ने संशोधन इसलिए किया क्योंकि ये बाद में कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि हम अभ्यास की यदि बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तो अनुबंधन मजबूत ही होगा। और यह कहते हैं कि यह भी आवश्यक नहीं है कि यदि अभ्यास में कमी होगी तो अनुबंधन कमजोर होगा। कभी कभी क्या होता है कि यदि हम अभ्यास की पुनरावृत्ति भी नहीं करते हैं तो भी हमारी विषय वस्तु या जो भी अनुबंधन होता है वो मजबूत होता है। जैसे यदि आपके साथ कोई घटना घट गई है, यदि आपके साथ कोई ऐसी बात हो गई है जो आपको बहुत अच्छी लगी या बहुत ख़राब लगी, और या फिर ऐसा कोई कार्य जो आपने सबसे अच्छा किया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बार बार हुआ हो। तो वहाँ पे क्या हुआ कि बार बार ना करने पर भी जो अनुबंधन है वो मजबूत होता है। तब जाके 1930 में उन्होंने संशोधन किया अभ्यास के नियम में, और 2 नियम दिए और उपनियम दिए, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम।
साथियों, अगला नियम है आपका प्रभाव का नियम, जिसे परिणाम का नियम भी कहते हैं, और इसका अन्य नाम संतोष और असंतोष का नियम भी है। यहाँ पर आप देखिए, यदि यदि व्यक्ति को उद्दीपक प्राप्त प्राप्त करने में संतोष संतोष होता है, जब व्यक्ति उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया करता है, और अनुक्रिया करते समय यदि उसे संतोष की प्राप्ति होती है, तो अनुबंधन कैसा होगा? मजबूत होगा। और यदि व्यक्ति को अनुक्रिया करते समय उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए जब व्यक्ति अनुक्रिया करता है और यदि उसको असंतोष प्राप्त होता है, तो अनुबंधन कैसा होगा? कमजोर होगा, अर्थात अधिगम नहीं होगा। और इसमें थॉर्नडाइक बाद में कहते हैं कि यदि अनुक्रिया करते समय उद्दीपक प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया करते समय यदि हम पुरस्कार या प्रशंसा, कोई सकारात्मक, यदि प्राणी को पुरस्कार और प्रशंसा दिया जा रहा है, तब भी क्या होगा? संतोष प्राप्त होगा और अनुबंधन मजबूत होगा। यदि व्यक्ति को दंड या भय दिया जा रहा है, तो क्या होगा? वहाँ पर अनुबंधन कमजोर होगा और वह अधिगम नहीं होगा। यानी यदि जब व्यक्ति अनुक्रिया करता है उद्दीपक के प्रति, यदि उसको पुरस्कार और प्रशंसा मिलती है, तो व्यक्ति क्या है? संतोष प्राप्त होता है व्यक्ति को, और अनुबंधन मजबूत होता है। यदि व्यक्ति के अंदर दंड और भय भय है, तो व्यक्ति को क्या होगा? असंतोष होगा और यहाँ पर अनुबंधन कमजोर होगा। अगला नियम, तीसरा नियम है तत्परता का नियम, जिसे तैयारी का नियम भी कहते हैं, और प्रेरणा का नियम भी कहते हैं, और मानसिक तैयारी का नियम भी कहते हैं। तो जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं, तब तब तो हम उसे सीख लेते हैं। जैसे एक कथन आता है कि 20 आदमी एक घोड़े को तालाब के पास ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी नहीं पिला सकते। यह किस नियम के अंतर्गत है? यह है तत्परता के नियम के अंतर्गत। क्योंकि जब तक घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर नहीं होगा, तब तक कोई भी उसे पानी नहीं पिला सकता। अर्थात किसी समस्या को हल करने के लिए प्रयत्नशील होना तत्परता कहलाती है। यदि बच्चे में गणित के प्रश्न हल करने की इच्छा है, तो तत्परता के कारण वह उनको अधिक शीघ्रता और कुशलता से करता है, काम करने में आनंद एवं संतोष का अनुभव करेगा। इसके विपरीत सीखने के लिए यदि वह तत्पर नहीं है, तो इस स्थिति में बच्चे को सीखने की क्रिया से असंतोष मिलता है और वह प्रायः खींच उठता है। तो हमने इस सिद्धांत में बात की अधिगम में, जो अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत हैं, जो मनोविज्ञान और जो व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानवादी सिद्धांत हैं, इनमें क्या अंतर है प्रमुख रूप से। और जो अभी थॉर्नडाइक के नियम थे, 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम, तो यहाँ हमने बात की 3 मुख्य नियम की, और अगले पार्ट में हम बात करेंगे अधिगम के 5 अन्य गौण नियमों की। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कमी हो या गलतियाँ हो, उसे आप हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि जो भी नोट्स मेरे द्वारा आपको दिया गया है, इस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगी और आपको कोई भी शिकायत नहीं रहेगी।